हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा जो 10 चैप्टर चल रहा है उसमें हमने अब तक पढ़ लिया है हमारे जो एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं उनको हमने पूरा कर लिया है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे जो एल्किल हैलाइड है इनके भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण कौन से होंगे? तो भौतिक गुण जैसे मान लो कि इन यौगिकों की जल में विलेयता या कुछ कार्बनिक विलायकों में विलेयता कैसी होगी और इनके क्वथनांक जो होते हैं वो किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे पहला बिंदु हम बात करते हैं कि इनके क्वथनांक कैसे परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बच्चों, क्वथनांक के कोई भी कार्बनिक होगा, कार्बनिक यौगिक जो भी होगा उसका क्वथनांक जो होता है वो कुछ बिंदुओं पे निर्भर करता है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके ऊपर ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो वो कारक कौन से होंगे जिनके कारण इनके क्वथनांक क्या होते हैं? बदलते हैं। तो सबसे पहला तो हम लिखते हैं इसमें कि क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। तो सबसे पहले बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके समानुपाती होता है? मॉलिक्यूलर वेट के, अणुभार के। ठीक है, यानी कि जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं RF और एक ले लेते हैं RCl, RBr और RI। ठीक है बच्चों, अब इन सब में हम इस R को समान मान लेते हैं। R क्या है? समान। समान का मतलब इन सब में एल्किल समूह एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ चेंज क्या हो रहा है? यहाँ चेंज हो रहा है हैलोजन, यानी कि हम हैलोजन परमाणु को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। हैलोजन तत्व भिन्न। ठीक है बच्चों, अब जब हैलोजन तत्व भिन्न भिन्न होता है तो इनका अणुभार एक अपन देखें तो फ्लोरीन का अणुभार 19 होता है, क्लोरीन का अणुभार 35.5 होता है, ब्रोमीन का अणुभार कितना होगा? 80 होता है और आयोडीन का अणुभार 127 होता है। तो अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं तो इनके अणुभार में क्या होती है? वृद्धि होती है। अणुभार में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज होंगे। अणुभार इनके क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जब अणुभार जब इंक्रीज होंगे तो इनका जो क्वथनांक है वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि RF का क्वथनांक सबसे कम होगा, फिर RCl होगा, इसके बाद RBr का आएगा, फिर सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो RI का होगा, यानी जिसमें आयोडीन है। कार्बन समान है लेकिन आयोडीन है। ठीक है, हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न आ रहा है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होना चाहिए? RI का होगा, बिकॉज इसका अणुभार सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो हमने क्रम बनाया है ये क्रम किसका है? क्वथनांक का बढ़ता क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट था कि क्वथनांक जो होते हैं वो उनके अणुभार के क्या होने चाहिए? समानुपाती होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें क्वथनांक जो होगा, अगला बिंदु है क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट व्युत्क्रमानुपाती होता है कार्बन श्रृंखला के शाखन के, यानी कि कार्बन श्रृंखला का शाखन हो गया ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। तो जैसे जैसे कार्बन चेन में ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे क्वथनांक इनका क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा, यानी क्वथनांक घटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग करेंगे, शाखन करेंगे,
उतना ही ज़्यादा क्वथनांक कम होता जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई एग्जाम्पल है जिनका अणुभार क्या है बच्चों, समान है, तो अगर अणुभार समान होगा तो हम अणुभार से तो पता नहीं लगा सकेंगे कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो अब हम उस कंडीशन में क्या देखेंगे कि उसमें कार्बन श्रृंखला में शाकन होता है या नहीं होता। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, C5H11 और Br, ये हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है, ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम क्या है बच्चों, ब्रोमोपेंटेन। ठीक है। अब इसमें देखो कितने यौगिक हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके समावयवी हम बनाएंगे, श्रृंखला समावयवी। कौन से समावयवी बनाएंगे, श्रृंखला समावयवी। अब श्रृंखला समावयवी देखो कैसे बनेंगे। श्रृंखला समावयवी हम बनाते हैं, सबसे पहले एक यौगिक ले लेते हैं CH3 CH2 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 NBr, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन लगा दिए और हमने Br लगा दिया, ठीक है। तो इस यौगिक का एक यौगिक ये बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन, ठीक है बच्चों। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, अब इसमें शाखन करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि श्रृंखला समावयवी बनाते हैं। तो CH3 CH CH2 CH2 और Br, यहाँ हमने CH3 लगा दिया, ठीक है बच्चों। 5 कार्बन है, उतने ही हाइड्रोजन होंगे। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, एक यौगिक ये बना लिया, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सबका अणुभार समान है, बट श्रृंखला इसमें अलग अलग आ रही है। इसमें देखो सीधी श्रृंखला है, इसमें एक कार्बन शाखा के रूप में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम इसकी शाखा चेंज करते जाएंगे। तो आगे देखो, तीसरा यौगिक बनाते हैं हम CH3C CH3 CH3 CH2 NBr, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है बच्चों। ये हमने तीसरा यौगिक बना दिया। अब देखो इन तीनों यौगिक में अंतर क्या है, इसमें कोई भी शाखन नहीं है, सीधी श्रृंखला है। इसमें शाखन है 1 कार्बन का, इसमें शाखन देखो 2 कार्बन का है। तो पहले यौगिक से तीसरे यौगिक में हम आते हैं, तो तीसरे यौगिक में देखो शाखा के मान में वृद्धि हुई है, यानी इसमें ज्यादा शाखन हुआ है। तो जिसमें ज्यादा शाखन होगा कार्बन का, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उसका क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा। तो इस केस में हम देखें कि तीसरा जो यौगिक है उसका क्वथनांक सबसे कम होगा, उसके बाद में थोड़ा सा उससे ज्यादा किसका होगा, सेकंड का होगा, और सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होने वाला है वो फर्स्ट का होने वाला है। तो ये हमने बना दिया क्वथनांक का बढ़ता क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम। अब इनमें ये बढ़ता क्रम क्यों लिखा हमने, पहले का क्वथनांक ज्यादा क्यों लिखा, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में है, इसमें कोई शाखा नहीं है। तो जितनी कम शाखाएं होगी उतना ही ज्यादा क्वथनांक होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम क्वथनांक की बात करते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं क्वथनांक में ही कि ये जो क्वथनांक होते हैं C, क्वथनांक समानुपाती होता है H बॉन्ड के, ठीक है ना। जिसमें H बॉन्ड बनता है उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ध्यान रखना बच्चों, जिसमें H बॉन्ड बनेगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो एक उदाहरण लेते हैं हम, समान अणुभार है, लगभग समान अणुभार है, लगभग समान अणुभार, ठीक है, और समान ही क्या है, कार्बन श्रृंखला है, समान ही क्या है, कार्बन श्रृंखला है। जब ये दोनों समान हो जाए तो इस कंडीशन में हम क्वथनांक कैसे पता लगाएंगे किसका ज्यादा होगा। तो उदाहरण के लिए अगर हमें पूछ लिया जाए कि एक तो हमारे पास है एथिल क्लोराइड, एक तो हमारे पास कौन है, एथिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5Cl, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड है। और दूसरा कंपाउंड हमारे पास है एथिल एल्कोहल,
एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो अणुभार लगभग समान है, ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं अणुभार में, श्रृंखला भी 2 कार्बन के समान है। अब इस केस में क्या होता है कि जो एथिल अल्कोहल होता है, इस एथिल अल्कोहल में एक चीज और बन जाती है H बंध, यानी कि एथिल अल्कोहल में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या होगा? एथिल क्लोराइड से ज्यादा हो जाएगा। इसमें कोई H बंध नहीं बनेगा, एथिल क्लोराइड में किसी प्रकार का H बंध नहीं बनने वाला, जिसके कारण इसका क्वथनांक जो होगा वो एथिल अल्कोहल की तुलना में क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? इसका क्वथनांक अधिक होता है, अधिक होगा, ठीक है, किसकी तुलना में? एथिल क्लोराइड की तुलना में। कारण क्या है बच्चों इसका? कारण है कि इसमें H बंध बनता है। देखो H बंध कैसे बनेगा? H बंध अगर हम इसका बनाए C2H5 और ये OH, ठीक है, दूसरा ही अणु यहां ले लेते हैं O और H और ये C2H5, ठीक है, तो 2 अणुओं के बीच में ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? H बॉन्ड कहते हैं। अब आपको एक यहां पे बात ध्यान रखनी है, ठीक है, बता देता हूं मैं। तो H बॉन्ड कब बनता है? ये कंडीशन होती है कि H बॉन्ड तब बनेगा, देखो, जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, तब ही वहां पे क्या बनने वाला है? वहां पे H बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। यदि इन तीनों परमाणु में से कोई भी नहीं है तो वहां पे H बॉन्ड नहीं बनने वाला, जैसे यहाँ एथिल क्लोराइड में तो तीनों में से कोई भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, फ्लोरीन भी नहीं है। तो जब भी आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसमें पक्का वहां पे क्या बनने वाला है? श्योर वहां पे H बॉन्ड बनेगा। जिसमें H बॉन्ड बनता है उसका क्वथनांक क्या होगा? सामान्य जो यौगिक हमारे उसकी तुलना में अधिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल लेके पूछे कि एक हमारे पास है एथिल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड, एक हमारे पास है ईथर और एक हमारे पास है एल्कोहल, ठीक है। तो एक तो ले लेते हैं हम एल्किल हैलाइड, एक ले लेते हैं हम ईथर और एक ले लेते हैं एल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों में क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो एल्किल हैलाइड को हम RX से दिखाते हैं, ईथर को हम ROR से दिखाते हैं और एल्कोहल को हम ROH से दिखाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में H बॉन्ड किस में बनने वाला है? H बॉन्ड एल्कोहल में बनेगा, ईथर में नहीं बनेगा। देखो ईथर में ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे H बॉन्ड नहीं बनेगा, H बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि H नहीं होगा उसमें, तो H बॉन्ड बनने की संभावना नहीं है। लेकिन इसके केस में क्या होगा? H बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड बनेगा। तो जिसमें H बॉन्ड बनेगा इसका मतलब क्या है कि उसका क्वथनांक बाकी यौगिकों से क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। तो RX और ROR की तुलना में जो एल्कोहल है इसका क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। इसका क्वथनांक क्या होगा बच्चों? सबसे अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें H बॉन्ड बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये था क्वथनांक, ठीक है, एल्किल हैलाइड और कुछ दूसरे यौगिक जिसमें हमने ईथर और अल्कोहल की बात की थी। तो जब भी आपको H बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे या आपको ऐसा संभावना लगे कि इसमें H बॉन्ड बनेगा और क्वथनांक की बात की जाती है, तो आपको सीधा सा तरीका ये है कि जहां H बॉन्ड बनता है उसका क्वथनांक सामान्य यौगिकों की तुलना में ज्यादा होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। भौतिक गुणों में जो दूसरा पॉइंट है विलीयता, दूसरा बिंदु हम बात करते हैं विलीयता। अब देखो विलीयता में हम क्या लिखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड हमारे RX का मतलब हो गया एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जो है कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि जल में अघुलनशील होते हैं। यानी कि जो RX है
RX can be dissolved in organic solvent, but it cannot be dissolved in water। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज ये जो RX है ये जल के साथ कोई प्रकार का H बॉन्ड नहीं बनाता। तो अगर जल के साथ ये H बॉन्ड नहीं बनाएगा तो जल में ये क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा, यानी ये इसमें घुलेगा नहीं। तो इसका कारण क्या होगा? क्योंकि RX जल के साथ H बंध नहीं बनाता, H बंध नहीं बनाता, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा? इसमें घुलेगा नहीं। तो ज्यादातर ये किसमें घुलता है? कार्बनिक विलायकों में घुलता है। इसका कारण क्या है? कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील, क्योंकि सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। यानी जो RX है उसकी प्रकृति क्या होती है? सहसंयोजक। तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना वो कार्बनिक विलायकों में ज्यादा घुलनशील होते हैं। अब कार्बनिक विलायक कौन से होंगे बच्चों? देखो, कार्बनिक विलायक हो गया बेंजीन, तो बेंजीन एक कार्बनिक विलायक होता है। ईथर भी एक कार्बनिक विलायक होता है, ठीक है। CCl4 ये भी एक कार्बनिक विलायक होता है। तो ऐसे विलायक जो ये कार्बन और इससे बने हुए हैं तो इनको हम कार्बनिक विलायक कहेंगे। इसमें ध्रुवणता नहीं होती, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता। तो RX जो है वो इन विलायकों में ज़्यादा घुलनशील होगा। लेकिन जो जल होता है ये क्या होता है? ध्रुवीय होता है, ये पोलर होता है। तो इसके साथ ये H बंध नहीं बनाने के कारण जल में बहुत ही कम घुलनशील होगा, ठीक है बच्चों।